हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दृश्य आईएएस की क्विक बुक, और जिसमें हमारा चला है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस। चैप्टर नंबर 9 करेंगे अभी हम, जो कि है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो गाइस यहाँ पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लस आप मेरा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ PDF रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग सिलेबस की बात हमेशा करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। चैप्टर के बीच वाले पार्ट में हम नहीं करते हैं, बट हाँ स्टार्टिंग में एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए कि फ़िलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे चैप्टर हो जाते हैं हमारे 24। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 से, जो कि है हमारा मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इससे स्टार्ट करने से पहले गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी प्लस। अगर आप कहते हैं कि मैम कोई एक बुक बताई है जिससे मेरा काम चल जाए, ठीक है, मुझे इसके आगे कोई और बुक ना देखनी पड़े, तो मुझे लगता है दृश्य आईएएस की जो क्विक बुक है वो ये क्विक बुक जो है बेहतरीन बुक है। ठीक है, अगर आप प्री निकालना चाहते हैं, अगर आप इसे ठीक से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं आ सकते गारंटी के साथ। इतने में से आपके क्वेश्चन फंस ही जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाइस। और एक चीज़ और है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की, मूल कर्तव्य है क्या। देखिए क्या है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है आपके यानी फंडामेंटल राइट्स जो है, उसके साथ साथ मूल कर्तव्य को भी स्थान प्राप्त है। मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स भी हैं आपके पास, लेकिन आपके कुछ मूल कर्तव्य यानी कि कुछ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्या। चूँकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। मतलब अगर आपको अधिकार ही नहीं मिला है तो कर्तव्य की कोई बात ही नहीं कर सकता, जबकि कर्तव्य विहीन जो है अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। मतलब अगर आपके कोई कर्तव्य नहीं है तो और आपके अधिकार क्या करेंगे। अगर आपके कोई कर्तव्य आपके देश के प्रति नहीं होंगे तो आपको जो अधिकार दे दिया जाएगा वो क्या है, निरंकुशता को पैदा करेंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। मतलब अधिकार होगा तो कर्तव्य भी होने चाहिए, और कर्तव्य है तो अधिकार भी होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें लिखा है विश्व के सभी जो लोकतांत्रिक देश है ना, उसमें मूल अधिकार तो हैं। मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स तो हैं विश्व के बहुत सारे देशों में, लेकिन ना सबके पास मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसने कहा, इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो अमेरिकी संविधान को आप देख सकते हैं। उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो हैं लेकिन ड्यूटीज़ नहीं है। इसमें लिखा है जो साम्यवादी देश है ना, उसमें क्या होता है, मूल कर्तव्य की मूल कर्तव्य की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है। यानी कि जो साम्यवादी देश है उसमें मूल कर्तव्य तो होंगे ही होंगे। जैसे हम बात करते हैं यूएसएसआर यानी कि भूतपूर्व जो सोवियत संघ था। ठीक है, यूएसएसआर आपने सुना होगा, अभी तो विघटन हो गया है, लेकिन जब था तब था, तो मूल कर्तव्य तो थे ही थे। ठीक है, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना हो, लेकिन कर्तव्य तो नागरिकों के होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए संवैधानिक उपबंधी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की हम यहाँ पे बात करते हैं मूल कर्तव्यों के लिए। चलिए पहली बात करते हैं। तो इसने कहा संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इसका मतलब ये है जब संविधान बना था तो हमने मूल कर्तव्य उसमें नहीं रखे थे। 1975 में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या है आपातकाल की घोषणा करी। 1971 से लेकर 75, 76, 67 ऐसा करके आपातकाल चला था। ठीक है, तो गई कब कौन था उस वक्त, इंदिरा गांधी थी। तब की बात होती है। तभी क्या होता है कि सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, एक समिति गठित होती है। उसमें कहा, मतलब सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। तो कौन सी समिति हो गई, स्वर्ण सिंह समिति नाम हुआ। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति ने बताया कि भैया अगर आपके पास मूल अधिकार है तो कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, तो इस समिति के अनुशंसा पे क्या होता है, एक संविधान संशोधन हो रहा था उस वक्त। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है। इसमें क्या करा गया, भाग 4 के बाद, भाग 4 हमने क्या पढ़ा था, देखिए भाग 3 में हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, और 4 में अभी हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर डीपीएसपी पढ़ा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने भाग 4 का को ऐड कर दिया यानी कि जोड़ दिया। अब इसमें एक आर्टिकल ले आए हम जो 51 क है। ठीक है, तो भाग 4 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे गाइस, 36 से लेकर 51 थे। तो भाग 4 का में क्या करा, 51 का को ऐड कर दिया। और इसमें क्या किया, 10 मूल कर्तव्य की बात करी, 10 मूल कर्तव्य रखे। मतलब आप समझ गए होंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या आया, एक भाग 4 का को जोड़ा गया और इसमें एक आर्टिकल 51 का जोड़ा गया, जिसमें हमारे 10 मूल कर्तव्य की बात हुई। जब जोड़ा गया था 10 थे। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या होता है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, 2002 में आता है। उसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया, यानी कि अब हो गए 11। तो इसने कहा कि इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों के जो माता पिता संरक्षक जो हैं, उनका यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। यानी कि इन्होंने कहा कि भैया अगर आपके कोई 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो भैया उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये 11वां कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया। मतलब इसने कहा कि भैया हमने अपने संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया है, तो जो मूल कर्तव्य वो हमने कहाँ से ले लिए, सोवियत संघ के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, मतलब जो हमने कहा ना 10-11 जो कर्तव्य, देखिए 10 तो स्टार्टिंग में थे, लेकिन जो है 11वां जोड़ दिया गया। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त टोटल कितने मूल कर्तव्य है, 11, याद रखिएगा। पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें। जो आपकी संविधान है, भारत का संविधान है, उसका पालन करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सबका आपको आदर करना है। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। याद रखिएगा कि पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, लाइन से याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले आपको किस किस चीज़ का आदर करना है, संविधान, उसमें लिखे आदर्श, मतलब उसके आदर्श हो गए, संस्था हो गई, और राष्ट्रध्वज यानी कि जो आपका इंडियन फ्लैग है, राष्ट्रगान, इसका आदर करें। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी तो उस वक्त जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसके जो आदर्श थे, उसका भी आदर करें, अपने हृदय में उसे संजोए रखें। तीसरा कहते हैं कि भारत की संप्रभुता, उसकी एकता, अखंडता, इन सब की रक्षा करिए और उसे क्या है, अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, चौथा कहते हैं कि देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर, मतलब अगर ज़रूरत पड़े आपकी, तो आप देश की सेवा में खड़े हो जाएं। ठीक है, पांचवा कहते हैं कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब सब मिलजुल करें, भाई भाई। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। भैया इंपॉर्टेंट बात, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। 6 लिखा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील जो परंपराएं हैं, उसका महत्व समझे और उसका क्या करें, परिरक्षण करें। जो भी हमारी परंपरा है उसका महत्व समझे और बचाए, आगे बढ़ाएं। ठीक है, 7 इसमें लिखा है जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी, जिसके अंदर वन, झील, नदी, वन्यजीव, इन सब की रक्षा करें, संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, मार काट ना करें। ठीक है, अब इसमें लिखा है 8वां लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और क्या है, सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, समय के साथ साथ आगे बढ़ते चले। फिर लिखा है 9th, इसमें लिखा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें तो सब है। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो भी संपत्ति ऐसी है सरकार से रिलेटेड हो, यानी कि जहाँ कोई भी जा सकता है। ठीक है, जैसे आप पार्क वार्क में बैठते हैं और जाके तोड़फोड़ कर देते हैं, ये सब ना करें, सुरक्षा करें उनकी। ठीक है, और जैसे कोई आपने सरकारी बस जला दी, ना करें ये सब। अच्छा, इसमें लिखा है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और राष्ट्रीय निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब यह है कि भैया कुछ ऐसा करो, आप भी आगे बढ़ो, अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ाने का काम करो। 11वां हमने पढ़ चुके हैं कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनका प्रतिपालन, उनकी शिक्षा, उन्हें जो है शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, यानी घर में बैठा के रखें। अब देखिए कौन से 11 मूल कर्तव्य थे, हमने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है इसके मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता, मतलब हो गया एनफोर्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब देखिए मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्त नहीं कराए जा सकते। मतलब इसने कहा कि जैसे हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल राइट्स, कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय आपके लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बातें होते हैं तो ये अप्रवर्तनीय है। ठीक है, जैसे कि हमने DPSP पढ़ा था, वैसे ये भी, अर्थात मतलब किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं अगर वो नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसको दंडित नहीं कर सकता। मतलब कि अगर इन 11 चीज़ों में से लिखी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं करते हैं तो न्यायालय आपको दंडित नहीं करेगा। तो इस दृष्टि से ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था DPSP लास्ट चैप्टर में, उसी के जैसा है। ठीक है, यही कारण है कि कभी कभी जो है आपका व्यंग्यात्मक लहजे, यानी कि मतलब मजाक बनाने में
बनाने वाले दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो मूल कर्तव्य को निरर्थक घोषणाएं भी कहा जा सकता है, मतलब बेकार कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भैया बस ये लिख दिया है, करना है आपको, कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। हालांकि कई मामलों में क्या है, न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जिस तरह मूल अधिकार जो है संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी हैं। ठीक है। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में क्या है, वर्मा समिति गठित की गई। मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए कौन सी समिति आई? वर्मा समिति। तो इस समिति द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 138 ऐसे निर्णय की सूची प्रस्तुत की गई जिसमें पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया। पर्यावरण के संरक्षण की बात करी गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का ही ना होकर क्या है, व्यक्ति का भी है। मतलब अब देखिए गाइस, कहते हैं कि पेड़ मत काटो, ठीक है, ये आपका कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, बचाओ, पेड़ों को बचाओ। ठीक है। अब आप नहीं भी बचा रहे तो आपको न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन अब आप ना डर के मारे, मतलब इतना कह दिया है कि आप डर के मारे पेड़ नहीं काटोगे। ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि न्यायालय कुछ करेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर इतनी निगाहें होंगी ना कि आप डर के मारे ही नहीं काटोगे। तो इसके उनके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती है। ठीक है। चलिए, वैसे मूल कर्तव्यों के लिए अब जैसे आप अगर अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, एक बात। लेकिन अब इतना कह दिया गया है, आप खुद ही नहीं करोगे, चाहे आप सम्मान करके नहीं करोगे या आप डर के मारे नहीं करोगे। अब देखिए, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास क्या हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए, न्यायालय के साथ साथ भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कई ऐसे नियम या कानून बनाए गए हैं जो मूल कर्तव्यों को लागू करते हैं। नियम कानून बन गए हैं। ठीक है। हम कहते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें से कुछ नियम और कानून जो है मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल होने से पहले ही लागू थे। मतलब इसने कहा कि मूल कर्तव्य तो 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन आया तब आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें संविधान में ऑलरेडी पहले से थी। मतलब नहीं, संविधान में बहुत सारे कानून तो ऑलरेडी बन चुके थे, नियम बन चुके थे, जबकि कुछ बाद में बन गए। अब देखिए, वर्मा समिति ने कई उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा 51 का में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है। तो इससे संबंधित निर्देश की बात भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। ठीक है। निर्देश, भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संविधान रोक लगाता है, तो मतलब ये हो गई बड़ी बात। आप नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 151 क ग में क्या है, राष्ट्र की एकता अखंडता की बात कही गई है। राष्ट्र द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए जो इन कर्तव्यों को क्या है, बाध्यकारी बनाता है। यानी कि आप राष्ट्र की एकता अखंडता को खंडित करने का काम नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे लिखा है आईपीसी की धारा है 153, उसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आ जाता है। मतलब जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति धर्म, जातीय, नस्लीय, भाषाई आधार पर नफरत फैलाता है तो इस आधार पर वोट मांगता है तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। नफरत फैलाने का काम नहीं कर सकते आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। क्या लिखा है कि 2 नवंबर 2016 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उससे संबंध में कुछ निर्णय दिए, महत्वपूर्ण निर्णय। क्या थे? इसमें लिखा है कि सिनेमा हॉल में जो फिल्म होती है ना, वो जब स्टार्ट होती है तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रगान का प्रसारण हो। मतलब आप देखते होंगे आजकल अगर आप मूवीज़ देखने जाते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रगान होता है। वहाँ उपस्थित सभी लोगों द्वारा उसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप बैठते हैं तो ये भी आप नियम के विरुद्ध जाते हैं आप। ठीक है। यानी कि खड़ा तो होना पड़ेगा, भले आप मत गाइए, खड़े हो जाइए। राष्ट्रगान के समय जो है पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। मतलब जब मूवी देखने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या है, उक्त निर्णय की जो है अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग में बात आई कि खड़ा होना है, नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है संविधान सभा द्वारा क्या है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, हम जानते हैं। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन आता है 1976 में। उसके माध्यम से मूल कर्तव्यों के आर्टिकल 51 क के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए थे। यानी भैया आपको इनका आदर तो करना ही करना है, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करना ही करना है। ठीक है। देखिए, आज भी सिनेमा हॉल में क्या है, मूवी स्टार्ट होने से पहले देखिए राष्ट्रगान बजता है। राष्ट्रगान
आता है, ठीक है। पर्दे पर आपको राष्ट्रीय ध्वज दिखता है, हाँ ये खड़े होने की बात है, नहीं हो रहे तो बस इस पे हो सकता है कि ये थोड़ा सा मना करती है, लेकिन मोस्टली लोग ना उसके आदर में खड़े हो ही जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान के आदर में खड़े हो ही जाते हैं मोस्टली, क्या 99.9% हो जाते हैं, कुछ 0.1% होते हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। अब देखिए मूल कर्तव्यों को महत्व देख लेते हैं। अब लिखा है कि एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज या लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करना। मतलब देखिए मूल कर्तव्य जानकारी कि आपकी देश के प्रति, आपके समाज या लोगों के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, ये आपको कहाँ से पता चलेंगे, ये आपको मूल कर्तव्यों से पता चलेंगे अगर आप पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। अब देखिए नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता का भाव जागृत होता है, ठीक है। राष्ट्र प्रेम है, त्याग है, सेवा है, बलिदान की भावना पैदा होती है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आपके कर्तव्य क्या हैं अपने देश के लिए, जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें लिखा है राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी कार्यों पर विरोध करने की भावना का विस्तार, यानी कि आप राष्ट्र विरोधी कोई काम हो रहा है या समाज विरोधी कोई काम हो रहा है तो आप उसका विरोध कर सकें, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी, जब आप अपने मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं, ठीक है। इसमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल होने पर जो है संसद उसमें उचित अर्थ, दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मतलब अगर देखो विधि द्वारा क्या है, लागू है, मतलब कानून के द्वारा लागू है मूल कर्तव्य, और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो संसद जो है अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है संसद, ठीक है। मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चंस, वो करेंगे। पहला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, चलिए करते हैं। इसने लिखा है मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। मतलब यानी कि इसने कहा कि जब संविधान बनता है तो क्या भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य थे? नहीं, बाद में आए। चलो पहला तो हो गया हमारा गलत, ठीक है। फिर इसमें लिखा है मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। देखिए ये बात सही है, मूल रूप से तो नहीं था, प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, तो ये बात हो गई आपकी सही, यानी कि दूसरा और तीसरा सही हो गया, यानी कि आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत तो जोड़ा गया गाइस? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया आपका यहाँ पे 51 का, ठीक है। आंसर हो गया सी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब है किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य संविधान संशोधन अधिनियम होता है 86वां, इसके द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, जो कि 2002 में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय अधिकारों के अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ जो है संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए? तो कौन सी समिति हमने पढ़ी थी गई? स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए। मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य है, ठीक है। तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों की बात करता है, विदेशियों की नहीं। मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। बिल्कुल सही बात, हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो भैया हमने अभी क्या वर्मा समिति का किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार शामिल है। बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ शामिल है? मूल कर्तव्यों में शामिल है, और मूल कर्तव्यों का जो है 51 का में है। बात करते हैं हम 51 का में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा है कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। चलिए आइए बताते। तो देखिए इसमें लिखा है लोक चुनाव में मतदान करना, क्या ये मूल कर्तव्य है? इसकी बात हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, एक बात। तो अब लिखा वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, करिए बिल्कुल। हमने कहा ना बस वस मत जला देना, जाके पार्क वार्क में कुछ तोड़फोड़ मत कर देना, जो कि सरकारी स्तर पर होता है, किसी की निजी संपत्ति नहीं हो जो, ठीक है। इसमें लिखा संविधान के प्रति निष्ठावान रखना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ठीक है। यानी आंसर है एक गलत। अगले भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये उपबंध किसमें किए गए हैं? तो ये हमने कहा, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो ये आपका मूल कर्तव्य है, ये करना। अच्छा, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य? देखिए स्टार्टिंग में तो 10 थे, जब मूल कर्तव्य स्टार्टिंग में जब मतलब 42वां संविधान संशोधन आया था तो 10 थे, ठीक है।
फिर जब एक आया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया तो उसमें हमने 11 कर दिया, मतलब अभी फिलहाल 11 है। ठीक है, ये बात हो गई, कहानी हो गई खत्म। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में, देखिए भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 का में है मूल कर्तव्यों की बात। ये सब भाई बहन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि बी हो गया आंसर। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किस स्थान पर रखा गया? तो भाई उसे रखा गया है हमारे तीसरे स्थान पर। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो पढ़ते हैं तीसरा, देखिए क्या लिखा है। भारत की संप्रभुता, एकता, 3rd नंबर। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, 3rd नंबर पे लिखा है। ठीक है, तो कहानी हो गई खत्म, हम समझ गए कहाँ लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया? 12। तो इसमें यही वाली बात लिखी है कि ये वाली सारी बातें कहाँ लिखी है? 3rd नंबर पे लिखी है। चलिए आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। चलिए, मूल कर्तव्यों के विषय में क्या सही है ये बता देते हैं हम लोग। देखिए, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक क्या है, विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो देखिए, प्रवर्तित तो नहीं कर सकते हम, मतलब अगर इस पे काम नहीं होता है तो आप न्यायालय आपको दंडित नहीं कर सकता। ठीक है, तो गलत हो गया पहले। वे विधिक कर्तव्यों के साथ जो है परस्पर संबंधित है, तो ये बात भी गलत है, दोनों ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मूल कर्तव्य को उल्लेख जो है संविधान में कब किया गया था? तो कब किया गया था गाइस? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं है, ये बता दें। क्या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका समर्थन बिल्कुल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे, उसका पालन करें, बिल्कुल है। अस्पष्टता से निपटने, अस्पष्टता मिटाने की और प्रयास करें। ठीक है, तो ये बात हमने नहीं पढ़ी है, अस्पष्टता से रिलेटेड कोई भी बात। ठीक है, और ये वाला भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है? देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये तो बिल्कुल है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझे, परिरक्षण करें। ठीक है, ये बात भी है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात यहाँ पे ऐसा नहीं कही गई है, डीपीएसपी में कहीं लिखा था। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और क्या, हिंसा से दूर रहना। ठीक है, ये सब है, 3 नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 51 क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो 51 क में क्या लिखा है? मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें, है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और संवर्धन करें, है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहे, है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं है, ये आपने डीपीएसपी में पढ़ा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, आपको ये बताना है। ओके, तो पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उसको संजोएं अपने मन में, अपने हृदय में संजोए रखें, और क्या है उसका मतलब क्या है, अनुगमन करें। ठीक है, ये तो है। अपनी सामाजिक संस्कृति की संवर्धन, समृद्ध धरोहर का सम्मान करें, उनका संरक्षण करें। ठीक है, तो गाइस ये वाला भी है। और समाज के कमजोर वर्ग, विशेष अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ाए, ये वाली बात यहाँ पे नहीं है। अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए कुछ आप काम करें, ये सारी बातें नहीं। ऐतिहासिक रुचि के और राष्ट्रीय महत्व के सभी जो स्मारक हैं उसका संरक्षण करें। तो वैसे स्मारक की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। चलो, ये डीपीएसपी में हमने पढ़ा था, लेकिन मतलब कौन कौन सा इसने का मूल कर्तव्यों में नहीं है बताना है। तो देखिए, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, 3 और 4 दोनों ही नहीं है। आगे, अरे लास्ट क्वेश्चन बचा है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? चलो, इसमें लिखा है अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। भैया ये तो गलत लिखी है बात, ये हमने नहीं पढ़ा। भारत की प्रभुता, एकता और क्या है, अखंडता की रक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है। भारत के संविधान का पालन करिए, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करिए, सब है। तो यानी कि आपका ये सैन्य सेवा वाली बात नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आप लोग एक बार सारे आंसर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सी कहानी, यानी कि आप ये जो मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हैं। आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं आपको। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कार्यपालिका, यानी कि द एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, और इसके अंदर क्या क्या आता है हम सब बात करेंगे। संसद से रिलेटेड है सब कुछ, तो हम इसकी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।